नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश में रक्षा उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र ने राज्यों के सामने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 2 विकल्प रखे। मंत्रिमंडल सचिव ने कोरोना के उच्च मृत्यु दर वाले 9 राज्यों में स्थिति की समीक्षा की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मृत्यु दर 1% से नीचे लाने के लिए प्रयास करने को कहा। सरकार ने क्षेत्रीय विमान संपर्क योजना उड़ान के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों और द्वीप समूहों को प्राथमिकता दी गई और भारतीय रेल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन खत्म करने के लिए 20 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी नईम अख्तर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में रक्षा उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि नई प्रौद्योगिकी का विकास करने और रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी को बड़ी भूमिका देने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपने अनुभव किया होगा कि हमारा प्रयास इस सेक्टर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का एक निरंतर प्रयास है। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, नई टेक्नोलॉजीज का भारत में ही विकास हो और प्राइवेट सेक्टर का इस विशेष क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो। और इसके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार, लेवल प्लेइंग फील्ड की तैयारी, एक्सपोर्ट की प्रक्रिया का सरलीकरण, ऑफसेट के प्रावधानों में सुधार, ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्षों से रक्षा उत्पादों के बड़े आयातकों में शामिल रहा है। उन्होंने रक्षा विनिर्माण में 74% तक सहज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के फैसले का भी उल्लेख किया। आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास की भावना अनिवार्य है। बहुत लंबे समय तक रक्षा उत्पादन में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं थी और अब पहली बार इस सेक्टर में 74% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आने का रास्ता खोला जा रहा है। यह नए भारत के आत्मविश्वास का परिणाम है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। श्री सिंह ने बताया कि रक्षा उत्पादन 2020 का मसौदा तैयार कर लिया गया है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि खरीद प्रक्रिया सुगम बनाई गई है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में और अधिक निवेश किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राज्यों की 2,35,000 करोड़ रुपए की जीएसटी क्षतिपूर्ति का वहन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह से किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने आज जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि एक बार व्यवस्था के बारे में जीएसटी परिषद में सहमति बन जाने के बाद बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा इस वित्त वर्ष के बाकी महीनों के भुगतान के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राज्यों को विशेष व्यवस्था के तहत भुगतान करने का एक अन्य विकल्प भी है, जिसमें न्यायसंगत ब्याज दर पर 97,000 करोड़ रुपए ऋण के रूप में दिए जाएंगे। इसका भुगतान 5 वर्ष बाद करना होगा। We shall facilitate talking to the Reserve Bank and getting it at a GSEC proportionate number of years linked rate for all the states so that each state doesn't have to go running for the loan. And in the process, the bond yields or the loans are given at a higher rate of interest, meaning the yields should not be too hardened. So we said we'll facilitate it, but the borrowing can be done in the name of the states, and all states roughly can get the same rate of interest and so on. श्रीमती सीतारामन ने कहा कि राज्यों के सामने 2 विकल्प रखे गए थे ताकि उन्हें ऋण के लिए ज्यादा परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि राज्यों ने दोनों विकल्पों का ब्यौरा उपलब्ध कराने और विचार के लिए 7 दिन का समय दिए जाने का अनुरोध किया है।
ये विकल्प केवल इस वर्ष के लिए उपलब्ध रहेंगे। अगले वर्ष अप्रैल में परिषद समीक्षा करेगी और 5वें वर्ष के बारे में फैसला करेगी। वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने बताया कि कोविड महामारी के कारण जीएसटी संग्रह पर विपरीत असर पड़ा है। एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी में राज्य के हिस्से के भुगतान में देरी और मुआवजे की बकाया राशि के मुद्दे पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज कहा है कि केंद्र सरकार को अतिशीघ्र बकाया राशि देने की स्वीकृति देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश के सभी राज्य कोरोना से प्रभावित हैं, इसलिए केंद्र सरकार से अधिक राशि की अपेक्षा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि केंद्र को जुलाई तक 22,534 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने की जरूरत है और अगर आगे देरी होती है तो बकाया 2 साल में रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। पवार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा समय पर जीएसटी मुआवजा नहीं मिलने के कारण सभी राज्य वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र को कम ब्याज दरों पर ऋण जुटाना चाहिए और सभी राशियों को प्राथमिकता के आधार पर राज्यों को चुका देना चाहिए। पवार ने याद दिलाया कि राज्यों को जीएसटी के नुकसान की भरपाई के लिए शुरू किया गया उपकर 2022 5 साल तक की अवधि के लिए है और सुझाव दिया कि इसे पूर्ण वसूली तक आगे बढ़ाया जाना चाहिए। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि वे ऐसे मामलों को देखें जिनमें कर्ज नहीं चुकाने वाली कंपनियों की गारंटी देने वालों पर दिवालिया कार्रवाई शुरू की जा सके। दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता में कर्ज नहीं चुकाने वाली कंपनियों की गारंटी देने वालों पर दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू करने का प्रावधान किया गया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कोविड मृत्यु दर 1% से कम करने के उपाय करें। कैबिनेट सचिव ने आज उन 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड की स्थिति की समीक्षा की जहां इससे मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश। देश में पिछले 2 सप्ताह में कोरोना संक्रमण से मरने वालों में 89% रोगी इन्हीं प्रदेशों से हैं। बैठक के दौरान इन प्रदेशों से नियंत्रण क्षेत्र बनाने, संक्रमित लोगों के संपर्क का पता लगाने और उनकी निगरानी की प्रभावी व्यवस्था करने को कहा गया। उन्हें ये सुनिश्चित करने के उपाय का सुझाव भी दिया गया कि कम से कम नए पॉजिटिव मामलों के संपर्क में आने वालों का 72 घंटे के भीतर पता लगाकर उनकी जांच की जाए। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 76.24% हो गई है। कोविड के मरीजों की तुलना में इस समय देश में लगभग 3.5 गुना संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक किए गए एहतियाती उपायों के कारण 25 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और गुजरात में ठीक होने वालों की दर 80% से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल संक्रमित लोगों में से केवल 0.29% मरीज वेंटिलेटर पर हैं और मात्र 2% लोग आईसीयू में हैं। मृत्यु दर भी तेजी से घटकर 1.83% पर आ गई है। असम, केरल, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में मृत्यु दर 1% से भी कम है। पिछले 24 घंटों में 75,000 से अधिक नए रोगी सामने आए हैं। देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 33 लाख से अधिक हो गई है। इस समय 7,25,000 कोविड रोगी हैं। कल 1,023 लोगों की मृत्यु हुई। कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 60,472 हो गई है। भारत में कोविड जांच लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 9,25,000 जांच की जा चुकी है। कुल मिलाकर 3,85,76,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। जांच की संख्या बढ़ने के बावजूद संक्रमण की दर तेजी से घट रही है। साप्ताहिक संक्रमण दर 8% रह गई है। देश में प्रति 10 लाख की आबादी में लगभग 27,000 लोगों की जांच हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि जांच, पता लगाने और इलाज की रणनीति के बाद ये उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 511 से अधिक व्यक्तियों की कोरोना जांच की गई। राज्य में वर्तमान समय में मरीजों की संख्या 4,483 है। 275 स्वस्थ हो चुके हैं। 10 लोगों की मृत्यु हुई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है।
सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम.के. सेन इस पर चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-233-14444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में हृदय रोग विभाग के डॉक्टर अंबुज रॉय ने बुजुर्गों, उच्च रक्तचाप और कैंसर के रोगियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए और अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी। They have to be extra cautious. So the elderly, the people who already have heart disease, people who have had brain strokes, people who have lung disease, people who have some kind of cancer, or people who have low immunity, people with diabetes, hypertension, in general, people who are more than 65 years of age, they're much more prone to a more severe form of the disease if they get the disease. मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट के लिए अब तक 9,94,000 उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर चुके हैं। इंजीनियरिंग स्नातक प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के लिए करीब 7.5 लाख परीक्षार्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। करीब 8,50,000 उम्मीदवारों ने जेईई मेन के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि 15 लाख उम्मीदवारों ने नीट के लिए पंजीकरण कराया है। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक होगी। राष्ट्रीय परीक्षा अधिकरण ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर परीक्षाओं को आयोजित करने के दौरान हर तरह की सावधानी बरती जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रकाश सिंह ने बताया कि देश के कई शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नीट और जेईई प्रवेश परीक्षा समय पर कराने की मांग की है। देश के कोने कोने से तमाम शिक्षा शास्त्रियों ने मिलकर के प्रधानमंत्री जी को नीट और जेईई की परीक्षा के संबंध में एक पत्र लिखा है। हमारा मानना है कि यह परीक्षा अवश्य कराई जानी चाहिए, क्योंकि यह देश की प्रतिभा के साथ जुड़ा हुआ निर्णय है। मेरा ये मानना है कि सभी राज्य सरकारों को सहयोग करना चाहिए और जो भी निर्देश एनटीए के द्वारा जारी किए गए हैं उसके अनुसार परीक्षा में सहयोग करना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शनिवार को नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 का आयोजन करेगी। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट के जरिए कराई जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अपने गठन के बाद देश में पहली बार कोई परीक्षा आयोजित कर रही है। होटल प्रबंधन, खान-पान, प्रौद्योगिकी एवं पोषण आहार संस्थान भोपाल के प्राचार्य आनंद कुमार सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि परीक्षा के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई है और कोविड-19 को लेकर बच्चों में किसी तरह की कोई हड़बड़ी न हो, उसमें छात्रों की सेफ्टी के लिए पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी तथा प्रॉपर सैनिटाइजेशन का इंतजाम हर सेंटर पर किया गया है। साथ ही अगर किसी बच्चे की कोई तबीयत खराब है, नजला है, जुकाम है, उसके लिए अलग से बैठने का इंतजाम किया गया है। देश के लगभग 70 राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों में प्रवेश के लिए हो रही इस परीक्षा में देश भर से 40,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव डॉक्टर सी चंद्रमौली ने आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष भेंट में कहा कि राष्ट्रीय चयन अभिकरण की स्थापना एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को अपनी भाषा में सामान्य पात्रता परीक्षा में बैठने और रोजगार तलाश करने में मदद करेगा। You do not have to be proficient only in a few languages. You could take the examination in your own language. It will be an endeavor to start with about 12 languages and then increase the number of languages depending upon the demand. So this is going to be a real game changer which will allow people from different parts of the country to compete and enter the job market of the central government. At the same time, these scores will be made available to the private sector, to the state governments if they want to use them, so that they could also reduce their cycle time and they could save on costs and effort. ये भेंटवार्ता FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:15 बजे से सुनी जा सकती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आत्मनिर्भर भारत के लिए युवाओं में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सामाजिक उत्थान और भूदान के बारे में गांधी जी के विचारों का प्रचार करने में विनोबा भावे के योगदान पर आज एक संगोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें प्रत्येक नागरिक की उद्यमिता और प्रौद्योगिकी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए स्थानीय संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। What we are trying to now build is Sakshat Bharat, Swabhiman Bharat, and Atmanirbhar Bharat that Vinoba ji and Gandhi ji has thought of. The concept of equitable opportunities for the growth to all, irrespective of caste, creed, sex, religion, and region. Essential values individuals rather than as members of some social or economic group. Welfare of each and every citizen. कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पर्यावरण के अनुकूल और कम लागत के विकल्प विकसित करने के लिए भारत की नवाचार भावना को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता है। उन्होंने टेक्सटाइल ग्रैंड चैलेंज 2019 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हुए ये बात कही। श्रीमती ईरानी ने विशेषकर जूट क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर बल दिया। उन्होंने कपड़ा क्षेत्र के लिए ग्रैंड मशीनरी चैलेंज के आयोजन का प्रस्ताव भी किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ समझ गयी, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश में रक्षा उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र ने राज्यों के सामने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 2 विकल्प रखे। मंत्रिमंडल सचिव ने कोरोना के उच्च मृत्यु दर वाले 9 राज्यों में स्थिति की समीक्षा की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मृत्यु दर 1% से नीचे लाने के लिए प्रयास करने को कहा। सरकार ने क्षेत्रीय विमान संपर्क योजना उड़ान के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों और द्वीप समूहों को प्राथमिकता दी गई और भारतीय रेल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन खत्म करने के लिए 20 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 78 नए मार्गों को मंजूरी दे दी है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने कहा है कि इन नए मार्गों में पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों को प्राथमिकता दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि इन मार्गों के लिए 29 चालू और 8 बंद पड़े तथा 2 बहुत कम इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई अड्डों का उपयोग किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के तहत अब तक कुल 766 मार्गों को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय के अनुसार अब तक उसने 274 उड़ान मार्गों को चालू किया है, जिसमें 45 हवाई अड्डे और 3 हेलीपोर्ट जुड़े हैं। वंदे भारत मिशन का 6ठा चरण 1 सितंबर से शुरू होगा। मिशन का 5वां चरण 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा
कि विदेशों में भारतीय दूतावासों की मांग पर एयर इंडिया और प्राइवेट विमान सेवा की उड़ानों के कार्यक्रम को नए सिरे से निर्धारित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगले चरण में विभिन्न देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था जारी रहेगी। प्रवक्ता ने कहा कि कल तक मिशन के अंतर्गत विदेशों में फंसे 12 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। इस चरण के दौरान लगभग 900 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन हुआ, जिसके द्वारा 22 विभिन्न देशों से भारत के 23 हवाई अड्डों पर विमान उतरे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्यों के उद्योग मंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और केंद्र तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इसमें देश में औद्योगिक विनिर्माण, निवेश, एक जिला एक उत्पाद और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। श्री गोयल ने नेशनल GIS से संचालित लैंड बैंक सिस्टम की शुरुआत की। ये प्रणाली इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी IIS को राज्य GIS सिस्टम के साथ एकीकृत करके विकसित की जा रही है। शुरू में ये परियोजना 6 राज्यों के लिए होगी। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुविधा दिसंबर तक उपलब्ध करा दी जाएगी। रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने कहा है कि इस खरीफ मौसम में देश भर में यूरिया की बिक्री में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर इस यूरिया का आयात भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि मांग में वृद्धि के साथ ही इसके आयात में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में जरूरत के अनुसार यूरिया की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। भारतीय रेल 2030 तक अपनी 33 अरब यूनिट से अधिक की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है। रेलवे की अभी वार्षिक आवश्यकता लगभग 21 अरब यूनिट है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे ने 2030 तक उसकी खाली पड़ी भूमि का उपयोग करके 20 गीगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित करने की एक बड़ी योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के उपयोग से भारतीय रेल कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के मिशन में तेजी लाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने और परिवहन का एक पूर्ण ग्रीन मोड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि फर्जी खबरें पेड न्यूज से भी अधिक खतरनाक हैं। एक वर्चुअल समारोह में श्री जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज से शांति भंग होने की बहुत अधिक संभावना होती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फेक न्यूज पर अंकुश के लिए वास्तविक जांच दल गठित किया है, जो डिजिटल माध्यम पर पेश की गई सूचनाओं की जांच पड़ताल करेगा। We are definitely taking note of the fake news, and therefore we started one attempt in 2019 October, and that is PIB Fact Check Unit. We have now established our Fact Check units in all the states, and every day, every unit at least busts 2 or 3 fake news, and we stamp it as fake news, and that has gained a credibility in the eyes of people also. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आगामी मानसून सत्र के दौरान सदन के संचालन के बारे में आज पूर्वाभ्यास किया। इस पूर्वाभ्यास में उन्होंने ये देखा कि क्या इस व्यवस्था से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाई जा सकती है। परस्पर दूरी बनाए रखने को ध्यान में रखकर सदस्यों के बैठने की ये व्यवस्था की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब
अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। भारत ने कहा है कि पुलवामा हमले के बारे में पाकिस्तान को पर्याप्त सबूत दिए गए हैं, लेकिन वो लगातार अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पुलवामा हमले की 1.5 वर्ष की जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया गया। उन्होंने कहा कि जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और ये संगठन तथा इसके आका पाकिस्तान में हैं। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने 2008 के मुंबई हमलों के अपराधियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। इन हमलों में 165 लोगों की जान गई थी। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों या मोस्ट वांटेड सहित सूचीबद्ध आतंकियों के खिलाफ कभी भी कोई विश्वसनीय और प्रामाणिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को विश्वसनीय कार्रवाई करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन आतंकियों पर मुकदमा चलाया जाए। भारत और चीन ने दोनों देशों के सीमा मामलों के बारे में विचार विमर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र की पिछले सप्ताह हुई 18वीं बैठक के दौरान सीमा पर मौजूदा स्थिति के बारे में खुले मन और गहराई से विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पूरी तरह अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए ईमानदारी से काम करते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्षों ने कहा कि पूरी तरह सेनाएं हटाने के लिए उन्हें अपने अपने क्षेत्र में नियमित चौकियों पर सैनिकों की फिर से तैनाती करनी होगी। प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा केवल परस्पर सहमति से ही की गई कार्रवाई से संभव है। केरल का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव ओणम जल्द ही मनाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने ओणम उत्सव के दौरान विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकानें और सभी व्यावसायिक संस्थान सुबह 7 बजे से 9 बजे तक खुलेंगे। ये केवल गैर संक्रमित क्षेत्रों में 2 सितंबर तक लागू होगा। ओणम समारोह और ओणम संध्या के दौरान भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वो अनावश्यक यात्रा न करें। कैशलेस लेन देन, ऑनलाइन खरीद और होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बाजारों, मॉल और हाइपर मार्केट में सुरक्षित दूरी और कोविड के अन्य निर्देशों का पालन करते हुए लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। समूचे विश्व में केरल वासी अपना सबसे बड़ा त्योहार ओणम मना रहे हैं, जिसमें सबसे शुभ दिन तिरुओणम 31 अगस्त को होगा। इस बीच केरल में कोविड के मामलों में वृद्धि देखी गई। कल 2476 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में सक्रिय कोविड मामलों की कुल संख्या 22,344 हो गई है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। असम में केंद्रीय दल ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। केंद्रीय दल की 3 अलग अलग टीमों ने ग्वालपाड़ा, बोनगाईगांव, नगांव और गोलाघाट सहित अन्य जिलों का दौरा किया। इन टीमों ने बाढ़ पीड़ितों के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की। इस साल प्रदेश में 3 बार आई बाढ़ से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। अब कल के मौसम के पूर्वानुमान पर एक नजर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सामान्य तौर पर मध्यम बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा। मुंबई में आमतौर पर मध्यम बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। लद्दाख में तापमान 14 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में तापमान 20 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच मंडराएगा। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश या धूल भरी आंधी के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश में रक्षा उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र ने राज्यों के सामने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 2 विकल्प रखे। मंत्रिमंडल सचिव ने कोरोना के उच्च मृत्यु दर वाले 9 राज्यों में स्थिति की समीक्षा की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मृत्यु दर 1% से नीचे लाने के लिए प्रयास करने को कहा। सरकार ने क्षेत्रीय विमान संपर्क योजना उड़ान के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों और द्वीप समूहों को प्राथमिकता दी गई है।
और भारतीय रेल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन खत्म करने के लिए 20 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।